दोस्तों, नीरज सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो आपकी 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम जो आज करने वाले हैं आपकी जो 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है, पूरी एक वीडियो में आपको पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंप्लीट करा दी जाएगी। सारे के सारे नोट्स आपको पूरे एक वीडियो में करा दिए जाएंगे। यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन ये पुस्तक का आपके नाम है, जिसके आपके टोटल 9 चैप्टर हैं। तो 9 के 9 चैप्टर हम एक ही वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी बच्चे अगर सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, किसी को मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको 6 क्लास की रिवीजन करनी है तो एक ही वीडियो में आप एक बुक ख़त्म कर सकते हैं विद बिल्कुल आपको जिसमें नोट्स दिए हैं एनसीईआरटी के काफ़ी अच्छे नोट्स इसमें कराए गए हैं। बिल्कुल लाइन टू लाइन जो नोट्स इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपके आई थिंक एक भी पॉइंट इसमें से आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की आप बुक उठा के देखेंगे तो पूरी इसमें थ्योरेटिकल स्टोरी टाइप में चीज़ें दी गई हैं। समझ में नहीं आता उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो होपफुल आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जिसको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करनी है विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें पूरे सारे के सारे नोट्स अच्छे से कराए गए हैं। जो कि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको इस वीडियो में सारे नोट्स एक साथ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, विविधता की समझ। मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोस अपलोड हैं जो आप पहले देखना चाहते हैं, एकदम से कवर करना है तो सारी मैंने एनसीईआरटी वहाँ कवर करा रखी है। आपकी जो 8th की रह गई है, 8th की ज्योग्राफी और हिस्ट्री रह रही है, अदरवाइज सारी की सारी कंप्लीट है। जो भी अगर सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें ज़रूर जाके विज़िट करें, उन्हें देखें समझें। और फिर जैसे ही ये मास्टर वीडियो आपको अपलोड होगी, जैसे टाइम टू टाइम सारी अपलोड होती रहेंगी, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जब आप इसे देखोगे तो आपकी दोबारा रिवीजन हो जाएगी। तो ऐसे ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी को है। जैसे ही अगर आप एग्ज़ाम के अगर 1-2 महीने भी पहले देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो कब कौन देख रहा है मुझे नहीं पता, तो अगर 1-2 महीने पहले भी आप वीडियो देख रहे हो ये, तो अगर आप 2-3 बार भी देख लें तो आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगी। रिवीजन से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें वो याद रह जाएंगी। तो चलो चलते हैं विदाउट एनी डिले। चैप्टर ये विविधता की समझ। विविधता यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, धर्म, संस्कृति, रंग, मतलब काफ़ी तरीके से अलग जो लोग होते हैं, उसी को ही हमें समझना है कि विविधता की समझ। इसमें हम जो करेंगे मेन पॉइंट करेंगे, क्योंकि हमें स्टोरी पढ़ के कुछ उसमें नहीं मिलेगा, हमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हम वही करेंगे। प्रार्थना, इबादत करना, ईसा मसीह के भजन गाना। जो एनसीईआरटी की पुस्तक है विविधता की समझ, उसमें ये पॉइंट दिया है प्रार्थना। प्रार्थना यानी कि प्रार्थना करना किसे कहते हैं, ईसा मसीह के भजन गाना। इसके बाद है शादी करना। शादी करना क्या है, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत, यानी कि जो अदालत का रजिस्टर उसमें क्या कराना, दस्तखत कराना, सिग्नेचर करवाना। ओके, नेक्स्ट है कपड़े। कपड़े, मणिपुर में औरतों का फनैक पहनना। फनैक से आपका सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, आया हुआ है कि फनैक क्या है। फनैक क्या है, कहाँ की ड्रेस है, तो कहाँ की है, ये मणिपुर की है। किसकी है, औरतों की है। और ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि फनैक क्या है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है अभिवादन करना। झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार करना। अभिवादन क्या है, जोहार। जोहार का मतलब क्या है, एक दूसरे का अभिवादन, यानी कि उनका स्वागत, जैसे जिस तरीके से हम नमस्ते करते हैं उसी प्रकार से। तो जोहार कहाँ पे है, ये कहाँ बोला जाता है, मतलब तो आपका ये है झारखंड में। अगर कोई इसे अदर बच्चे देख रहे हैं तो ये सबके लिए नोट्स हैं। अगर कोई 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं वो भी इसे कर सकते हैं, आपको पूरा चैप्टर इसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है चावल पकाना। चावल पकाना यानी कि चावल पकाना किसे कहा जाता है कि मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। उसमें मीट या सब्जी डाल के बिरयानी पकाना को ही क्या कहा जाता है, चावल पकाना। ओके, इसके बाद हम चलते हैं केरल और लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। केरल में क्या है, मसाले, मछली, इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये चीज़ें यहाँ पे फेमस है। मसाले, मछली, इलायची, काली मिर्च, लौंग। तो ये पूछा जाता है कि ये चीज़ें कहाँ फेमस है, तो केरल में फेमस है। सबसे पहले वास्को डी गामा केरल आए थे और
व्यापार का माध्यम यहाँ बना था मसाले, क्योंकि यहाँ की काली मिर्च, लौंग वगैरह मसाले ये देख के काफ़ी ये लोग देख के इन्हें ये लगा था कि ये व्यापार का काफ़ी अच्छा माध्यम हो सकता है, क्योंकि काली मिर्च, लौंग वगैरह ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा केरल में ही पाई जाती थी। तो यहाँ से ये सारे के सारे विदेशों में, यूरोप में लेके जाया जाता था। लद्दाख, लद्दाख किसके लिए फेमस है? ऊनी रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे केरल लद्दाख के बारे में कुछ डिफरेंस दिया गया है, कुछ बातें दी गई हैं, उसे हम करेंगे। तो देख सकते हैं, संत थॉमस, ईसाई धर्म लाने का श्रेय केरल में किसको जाता है? सेंट थॉमस को जाता है। सबसे पहले हमें केरल का कंप्लीट करेंगे। इब्न बतूता क्या था? इब्न बतूता ने केरल के वृत्तांत में मुसलमानों को संपन्न बताया था। तो सबसे पहले ये यहाँ पे जो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि ईसाई धर्म केरल में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो सेंट थॉमस को जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। तो ये देखो, यहाँ से लाइन टू लाइन ही क्वेश्चन आते हैं, तो वही आपको क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए गए हैं। अगर आप देखोगे, चैप्टर आपको 4 to 5 पेजेस का चैप्टर मिलेगा, बट आपको यहाँ पे 1 से 2 पेज में ही कवर कराया गया है। वास्को डी गामा 1498 में केरल आया, भारत की खोज की, जिससे भारत यूरोप संबंध का विकास हुआ। पुर्तगाल का निवासी था। यूरोप, ओके, कहाँ का निवासी था ये? पुर्तगाल का निवासी था। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में आए थे। तो कहाँ आए थे? केरल के तट पे आए थे। तो केरल के तट पे सबसे पहले आने वाला जो पुर्तगाली नाविक था, वो कौन था? वास्को डी गामा था। तो देख लो, एक ही लाइन से कितने मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। ओणम की त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा है, मछली के जाल चीना वाला क्या है? मछली के जाल को चीना वाला कहा जाता है। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? चीना पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चीना पट्टी कहते हैं। ओके, इसके बाद आपका है पश्मीना ऊन। लद्दाख में हम देखेंगे, लद्दाख किसके लिए फेमस था? अभी देखा हमने, पश्मीना ऊन के लिए फेमस था। तो अगर आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है पश्मीना ऊन कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा, तो आप लिखोगे लद्दाख। लद्दाख के जरिए ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख के जरिए ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा है? तिब्बत पहुंचा था। तो नेक्स्ट इसके बाद है मौखिक संग्रह कविताओं के लिए। और केसर सागा क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केसर सागा क्या है? तिब्बती ग्रंथ है। तो ये देखो, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। इसमें इंपॉर्टेंट सिंपल सी लाइनें हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, ये भारतीय जन नाट्य संघ है। इब्ता 1919 में गाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में ये गाया गया था। कहाँ पे? स्वर्ण मंदिर में। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है भारत की खोज, तो पूछी जा सकती है। उन्होंने नारा दिया था एकता अनेकता में एकता। और जनगण मन आपको पता होगा कि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, 8 मिनट में हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है। होपफुल आपको वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लगी तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि एक मास्टर वीडियो बनने वाली है जिसमें मुझे बहुत टाइम इतना टाइम नहीं, हम ट्राई करेंगे हाफ आवर में फिनिश हो जाए, ताकि आपको फटाफट एक दिन में, चाहो तो आप एक दिन में एसएसटी की बुक ख़त्म कर सकते हो, जिससे कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एनसीईआरटी मस्ट है फॉर ऑल एग्ज़ाम। एनसीईआरटी बेस है जो कि आपको पढ़नी ही पड़ती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, विविधता एवं भेदभाव। इससे पहले हमने पढ़ा था विविधता की समझ। नेक्स्ट चैप्टर आपका इसमें है विविधता एवं भेदभाव। विविधता एवं भेदभाव, इसमें जो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, अब हम इस तरीके से चैप्टर को लेकर चलेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। तो विविधता एवं भेदभाव को हमें ये सारे के सारे पॉइंट इसमें देखेंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसमें। हम बात करेंगे विविधता की, बात करेंगे भेदभाव की, बात करेंगे पूर्वाग्रह क्या होता है उसकी बात करेंगे, रूढ़िवादी मान्यताएं क्या होती है, रूढ़िवाद क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो विविधता आपको समझ में आ गया। धर्म, संस्कृति, रंग, जाति, इसके आधार पर जो भी हमारे यहाँ पे धर्म के आधार पर जो भी विविधता पाई जाती है, विविध प्रकार के लोग। ओके, भेदभाव यानी कि जानबूझ के दूसरों को नीचा दिखाना। इसकी सिंपल, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए भेदभाव क्या है, ये आपके पेपर में आता है, तो आप सीधे ये लिखोगे जानबूझ के दूसरों को नीचा दिखाना। इसके बाद है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह शरीर के रंग के आधार पे, जैसे आप देखोगे शिल्पा शेट्टी कहीं बाहर गई थी, तो वहाँ पे इनके शरीर के, इनके कलर के ऊपर इनका क्या किया था? मजाक उड़ाया गया था शरीर के रंग के। तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी मेंटेलिटी है।
इसके बाद हम देख सकते हैं आजीविका के आधार पे। आजीविका के आधार पे पूर्वाग्रह हो सकता है। जैसे धोबी और रिक्शा चलाने वाला है तो हम हमारी भी खुद मेंटेलिटी होती है, अच्छा ये तो धोबी है, रिक्शा चलाने वाला है। लेकिन आजीविका कोई इंजीनियर है, आईपीएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, आईएएस ऑफिसर है, जितने बड़े बड़े हैं, या बिजनेसमैन है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है, तो उनके लिए हमारी थिंकिंग अलग होती है कि हाँ देखो एक बड़े आदमी हैं। और धोबी और रिक्शा चलाने वाले के लिए थोड़ी हमारी इन लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है। तो पूर्वाग्रह पहले से चली आ रही मान्यताएं हैं। रूढ़िवाद बिल्कुल ही उस चीज़ को, अभी हम इसको करेंगे। इसमें सबसे पहले आप ये देखें, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में 8 धर्म है, 100 नृत्य हैं, 1600 भाषाएं हैं। इसके बाद पूर्वाग्रह के बारे में हम कुछ, अब इनके बारे में हम कुछ लाइन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले से किसी विषय वस्तु पर नकारात्मक धारणा बनाने से है, जो हम पहले से बना लेते हैं। एग्जाम्पल, लड़का लड़की, और लड़के कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, लड़कियां कैसी होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो पहले से ही चलती आ रही धारणाएं हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लड़का और लड़की। इसके बाद है भेदभाव। जब एक व्यक्ति अपने धर्म या किसी भी चीज़ को अच्छा और संप्रदाय या समुदाय को दूसरों से अच्छा बताए, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इधर खड़े हैं और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर इनसे बातें कर रहा है। ये क्या करता है, ये अपने धर्म की तारीफ कर रहा है, खुद को अच्छा बता रहा है, अपनी चीज़ को अच्छा बता रहा है, बाकी सबको क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इनकी चीज़ों को ख़राब बता रहा है ये। तो ये क्या हो गया, भेदभाव की अलग करना एक दूसरे को। भेदभाव से असुरक्षा, यानी कि हिंदू का मुसलमान के क्षेत्र में अकेले जाके बस जाना। तो ये क्या होती है, असुरक्षा होती है। किसी भी क्लास में अगर बहुत सारे बॉयज़ हैं, अगर वहाँ पे 1-2 गर्ल्स हैं तो उनके लिए भी होगी, और काफ़ी सारी गर्ल्स हैं 1-2 बॉयज़ हैं तो उनके लिए भी हो सकती है। अब हम देखेंगे पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह है एक व्यक्ति विशेष द्वारा बनाई गई धारणा, गोरे काले में, अमीर गरीब में। ये क्या होता है, एक व्यक्ति विशेष द्वारा बना ली जाती है, जैसे कि गोरे काले में, अमीर गरीब में, इस तरीके से, जैसे इससे पहले हमने भी एक और देखा था। इसके बाद हम देखेंगे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कैसे होते हैं, परंपरागत तरीके से चली आ रही धारणा, जैसे महिलाएं एयरप्लेन नहीं उड़ा सकती हैं, दलित वर्ग आदि आदि, काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जो पहले से चली आ रही परंपरागत चीज़ों को ही रूढ़िवाद बोला जाता है। असमानता और भेदभाव के उत्पन्न होने के कारक हैं पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद। 1891 से 1956 तक जो हमारे रहे थे, इसके बाद हम देखेंगे सबसे ये लाइन, ये जो असमानता है और भेदभाव है, इनके उत्पन्न होने का जो कारण क्या है, वो है पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद। अगर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो असमानता और भेदभाव को मिटाया जा सकता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, भीमराव अंबेडकर यानी कि 1891 से 1956 तक रहे हैं। ये काफ़ी महान नेता थे, और जो भीमराव अंबेडकर हैं भारतीय संविधान के जनक हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, और इनका जन्म मुंबई में हुआ था। जाति इनकी महार थी, और ये दलित वर्ग से थे। दलित वर्ग का जो पर्टिकुलर मतलब होता है बच्चों, वो होता है दबा या कुचला हुआ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ओके, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। एक तो इनका ये भी ये बन जाए कब से कब तक रहे हैं, और भारतीय संविधान के जनक कौन हैं, और जाति इनकी क्या थी, महार थी, और दलित से तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। जीवन के अंतरिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने जीवन का जो अंतिम समय चल रहा था उस टाइम इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 1924 में हितकरनी सभा किसके द्वारा थी, वो की गई भीमराव अंबेडकर के द्वारा। समानता हेतु संघर्ष, अस्पृश्यता की भावना का अनुच्छेद 17। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्स हो गए आपके, जैसे DSSS हो गया। DSSS भी अब क्या करता है, ये भी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है। लास्ट ईयर के आप एग्ज़ाम के पेपर उठा के देख लीजिए, बेशक वो आपका TGT लेवल का है और या PGT लेवल का है। हम पर्टिकुलर इसमें बात कर रहे हैं SST, और जो भी SST के सब्जेक्ट होते हैं, PGT पॉल साइंस या PGT ज्योग्राफी या PGT इकोनॉमिक्स।
तो इसने ज़्यादातर इसमें फॉलो करी है, एनसीईआरटी फॉलो करी है। तो एनसीईआरटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर आपकी आधी मोस्टली एनसीईआरटी यहीं कवर हो गई तो ये सोच लीजिए कि आपकी डीएसएसबी के सब्जेक्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है। क्योंकि जो सोशल साइंस से बच्चे यहाँ पे जो सोशल साइंस पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए यही बेनिफिट है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे सोशल साइंस दे रहे हैं तो उनका सब्जेक्ट भी सोशल साइंस होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन लास्ट ईयर के अगर एग्जाम में आप देखोगे DSSB के, तो सारे के सारे वो एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है इस तरीके के नोट्स के साथ आपको इसको पढ़ना। ओके, नेक्स्ट है विकलांग। विकलांग सब की जगह खास ज़रूरत वाले बच्चे, स्पेशल नीड को रखा ताकि बच्चों के अंदर कोई नेगेटिव भावना ना आए। नोट: भीमराव अम्बेडकर अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने कोरेगांव गए थे। ये अपने जाति के पहले ऐसे व्यक्ति अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। इसके बाद है बम्बई में महार को अछूत माना जाता था। तो बम्बई में किसको अछूत माना जाता था? महार को। तो ये देखो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपके 15 मिनट्स में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अगर मैं और थोड़ा कम समझाना स्टार्ट कर दूं तो आपके और फटाफट जल्दी से चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ अभी के वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे आपके यहाँ सीटेट का एग्ज़ाम पेपर आएगा तो जनवरी के आसपास हम आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लासेस में क्या होगा, आप कोई भी क्वेरी वगैरह कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, सीधे आपको सीधे लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी और जो नोट्स वगैरह हैं आपको वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम जो आगे पढ़ेंगे इकाई सेकंड यूनिट का 3rd चैप्टर है सरकार क्या है। तो सरकार क्या है इसमें हम जो देखने वाले हैं, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हम देखेंगे। इसमें हम देखते हैं जैसे अर्थ है, स्तर, सरकार एवं कानून, प्रकार, लोकतांत्रिक सरकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरकार का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ है नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन से। निर्धारण यानी कि किसी चीज़ को बनाना, क्रियान्वयन यानी कि लागू करना। ओके, इसके बाद है सरकार के अंग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सरकार के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विधायिका है, कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका पुनः विचार करती इस पे करती है। तो विधायिका क्या करेगी? कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका पुनः विचार करती है। सरकार के 3 स्तर हैं, राष्ट्रीय है, राज्य है, स्थानीय है। ओके, ये क्या करती है? सरकार किस तरीके से कानून लाती है? या तो खुद कानून लाएगी या जनता के पहल और मांग पे कानून बनाए जाते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा जब स्ट्राइक वगैरह होती है, लोग हड़ताल वगैरह करते हैं किसी कानून बनाने के लिए, तो जनता की मांग पे भी कानून बनाए जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि ये खुद कानून लेके आती हैं। नेक्स्ट है सरकार कानून बनाती है, लागू करती है, मानने के लिए बाध्य भी करती है। जैसे अभी चालान का आपका आया है, और जैसे आपका ये कोरोना के टाइम पे अगर मास्क वगैरह नहीं लगाया जाए तो आपका चालान 2000 रुपये का चालान कटेगा। और यूपी में आपके शायद आई थिंक 23 आवर की जेल है वहाँ पे। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है सरकार के प्रकार कैसे होते हैं। लोकतंत्र होता है, राजतंत्र होता है। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, राजतंत्र यानी कि राजा का तंत्र, यानी कि जो पर्टिकुलर कोई एक पर्सन का। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र प्रतिनिधि सरकार, और यहाँ है आपका राजतंत्र। तो जनता से, जनता को, लोकतंत्र जो पर्टिकुलर ये उसमें होता है, ये जनता के द्वारा, जनता ही मेन होती है, जनता को ही स्पष्टीकरण देना जरूरी है। सरकार क्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जनता को स्पष्टीकरण देगी, वो जनता के निर्णय में भागीदारी अपनाएगी। प्रारंभ में महिलाओं और गरीब, कमजोर, अशिक्षित को मत देने का अधिकार नहीं था। पहले क्या था, इन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। बाद में मत देने का अधिकार मिला है। राजतंत्र स्वतः शक्ति मिलती है। इसमें कैसे शक्ति मिलती है? स्वतः ही शक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें यूएसए में जो आपका इसमें अधिकार है जो आपका, ये देखो जैसे मत देने का अधिकार है, इंपॉर्टेंट है आपको। जो वोट हम देते हैं, वोट डालते हैं, तो यूएसए में 1920 में अधिकार मिला था, इंग्लैंड में 1928 में मिला था, और भारत में आज़ादी के बाद मिला था। सफ्रेज मूवमेंट, महिलाओं को मत देने का अधिकार
जो आंदोलन चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? यूरोप और अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चलाया गया। तो सफरेज मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो ये किस चीज़ के लिए ये मूवमेंट है, जो किस चीज़ के लिए चलाया गया था? महिलाओं को मत देने का अधिकार, यानी कि इनको जो वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था वही अधिकार ये लोग मांग रही थी। इसी के लिए ये पूरा का पूरा आंदोलन चलाया गया था यूरोप अमेरिका में, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद। ओके, इसके बाद जो आपका है ये चैप्टर यहीं फिनिश हो गया। ये देखो आपका 19 मिनट अभी हुए हैं, आपके 3 चैप्टर हम आपके फिनिश कर चुके हैं और आपके जो लेफ्ट अभी चैप्टर रहते हैं 6। तो ऐसे ही बने रहिए, साथ के साथ आपको कंप्लीट करते रहिए, पूरी एनसीईआरटी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ आपके लिए ही, आपके बेनिफिट के लिए है, ताकि लास्ट टाइम पे आपकी रिवीजन हो जाए। ओके, तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी होती है, समस्या का समाधान होता है, समानता व न्याय होती है। तो इसमें भागीदारी कैसे होगी? लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी कैसे होती है, किस तरीके से हम लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं? जैसे वोटों के माध्यम से, वोट देके, जनमत करके, जो सरकार की नीतियां हैं, कानून हैं, उनकी आलोचना करके और सरकार में रुचि दिखा के। ओके, तो ये चारों, इन चारों पॉइंट के थ्रू आलोचना के माध्यम से, आलोचना किस प्रकार से करते हैं हम इसकी, तो ये तो आपको पता होगा। आज आए दिन न्यूज़ में आप देखते हो, जैसे जुलूस निकाल के, हड़ताल करके, काली पट्टी, अहिंसक रूप से सरकारी नीति वगैरह पर विरोध करना। काली पट्टी जब बांध के विरोध किया जाता है, यानी कि सरकारी नीति का में विरोध किया जाता है। धरना प्रदर्शन, जैसे काफ़ी ज़्यादा अभी पीछे हमें देखने को मिला था, काफ़ी इसके धरना प्रदर्शन। अभी भी जो चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है इस टाइम भी। हस्ताक्षर अभियान, इसमें क्या होता है, सारे के सारे लोग इसमें कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी ऐसी जो भी मांग चाहिए होती है वो लिख के इसके ऊपर ये लोग इसके बाद ये लोग अभियान चलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सरकार की आलोचना व नीतियों का विरोध सबसे अधिक निचले वर्ग के लोग करते हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है, कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी जो जल विवाद है, इसमें जो बांध बनाया गया है, कृष्णा सागर बांध ऊपरी छोर पे है और मैटूर बांध नदी के निचले छोर पे है। तो ये विवाद इन राज्यों के बीच में चल रहा है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसे। इसके बाद है समानता और न्याय। समानता और न्याय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें कभी पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि ये पर्टिकुलर दोनों के दोनों जो हैं क्या, एक दूसरे से जुड़े हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें फिर ज़्यादा खास नहीं है, बस वही आपका अगेन रिपीट हुआ है ये। अस्पृश्यता कांध अनुच्छेद 17। आगे है, दक्षिण अफ्रीका रंगभेद की नीति के विरुद्ध मुहिम चलाई गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध मुहिम कहाँ चलाई गई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई थी। नेल्सन मंडेला को इसमें सफलता मिली थी। आंदोलन को इसमें सफलता मिली थी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत प्रधानमंत्री कौन बने थे? बताइए आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो कौन बने थे? नेल्सन मंडेला। ओके, आगे है जुलू। ये पूछा गया है सीटेट में क्वेश्चन। जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय भाषा है। अगर इसे आप गूगल करोगे, नेट पर सर्च करोगे, तो आपको इसमें यही मिलेगा कि जुलू एक नृत्य है। यह नृत्य है। तो जुलू क्या है? अफ्रीका की स्थानीय भाषा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और है भी, लेकिन हमें उसी के अकॉर्डिंग जाना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नहीं तो इस जुलू के आपके 2 मतलब निकलते हैं। और उसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ था, यहाँ क्या है, ऑप्शन के साथ ज़्यादा खेला जाता है। तो आपके ये भी ऑप्शन था स्थानीय भाषा, और एक नृत्य है, ये भी ऑप्शन था। तो नृत्य भी आपका सही है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही सीटेट में आंसर माना जाता है। जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वही का आंसर माना जाएगा। तो इस बात पे ज़रूर आप फोकस करें, क्योंकि यही होता है जो एक एक क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एक एक नंबर से भी सीटेट का एग्ज़ाम रह जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है अफ्रीकांस। दक्षिण अफ्रीका में अस्वेतों की भाषा क्या है? अफ्रीकांस है। तो अफ्रीकांस क्या है? ये एक भाषा है। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की। किसकी? अस्वेतों की। जो हाँ अस्वेत हैं, यानी कि जो
काले लोग हैं उनकी। 30 अप्रैल 1976 की बात करेंगे हम कि इस दिन क्या हुआ था। हेक्टर नॉटलोव को इस दिन गोली लगी। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, लेकिन उस स्टोरी को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको बाइंड अप करके, मतलब काफ़ी की पॉइंट में इसको आपको रिप्रेजेंट किया गया है। गोली लगी और वह मारा गया क्योंकि वह जुलू भाषा सीखना चाहता था, जबकि वहाँ स्कूल में उन्हें अफ्रीकांस बोलने पर मजबूर किया, इसी के विरोध के चलते। क्योंकि वो अपनी जो है जुलू भाषा सीखना चाहता था, लेकिन उसको ये अफ्रीकांस बोलने के लिए क्या किया, मजबूर किया, और फिर इसने इसका विरोध किया। इसी कारण इसको गोली मार दी गई थी। कब? 30 अप्रैल 1976 को। आगे है, अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। जो अश्वेत लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए थी, घटिया ज़मीन अश्वेतों के लिए थी। देखो कितना भेदभाव था। श्वेत अश्वेत के अस्पताल भी अलग होते। तो यहाँ पे रंग के आधार पे कितना भेदभाव देखा गया है। देखो, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, इनको घटिया ज़मीन दी गई अश्वेतों को, इनके लिए अलग से अलग ही अस्पताल, घटिया किस्म के अस्पताल बनाए गए। श्वेतों को सारी अच्छी फैसिलिटी, सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। आगे इसमें है, अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया, तो लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया। क्या व्यक्त किया? विरोध। क्योंकि हम किस प्रकार से विरोध कर सकते हैं सरकार का, या तो हम उनके हड़ताल करके, अनशन करके, इन सब चीज़ों के थ्रू हम इनका विरोध कर सकते हैं। आगे है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद था। कर्नाटक के कृष्णा सागर के जल से सिंचाई बंगलोर शहर की ज़रूरतें पूरी होती थी। तो कर्नाटक का जो कृष्णा सागर जल है बच्चों, इसी से ही सिंचाई बेंगलोर शहर की ज़रूरतें पूरी होती थी। तो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट बस यही है, जो इसका जल विवाद है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। क्यों है, मतलब इसे थोड़ा सा जानते हैं बस। तमिलनाडु, इसके मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो ये देखो, यहाँ पे जो इसमें मैटूर बांध मैंने आपको बताया था, इसी में ही जो पानी भरता है, तो इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसी पानी से सिंचाई की जाती है। ये दोनों बांध एक ही नदी पे बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पे है। ओके, कहाँ है? ऊपरी छोर पे है। और तमिलनाडु का मैटूर बांध आपका नदी के निचले छोर पे है। क्लियर है? तो ऊपरी छोर पे जो बांध है वो कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। निचले छोर पे जो बांध है तमिलनाडु पे। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर हम भारत का मानचित्र देखेंगे इस तरीके से, नीचे वाला ये हिस्सा है, तो इधर आपका तमिलनाडु है, इधर केरल का एरिया है, और इधर आपका जो पड़ जाता है ये कर्नाटक है। तो देख सकते हो, अगर ये यहाँ पे कावेरी नदी इस प्रकार से गई हुई है, तो ऊपरी छोर पे इधर हो गया, निचले छोर पे इसका बांध हो गया। तो यहीं से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऊपर मेन इसमें बताने का बस यही है, कर्नाटक आपका ऊपर है और तमिलनाडु आपका नीचे है। तो आप याद रख रहे हैं, कर्नाटक में जो आपका कृष्णा सागर बांध है ऊपर छोर पे है, और जो मैटूर बांध है नदी के निचले छोर पे है। आपके 4 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। तो मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी यहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। आपको सारी की सारी एनसीईआरटी ऐसे ही एक बुक में ही आपको ख़त्म की जाएगी, जैसे हम आज की पॉलिटिकल साइंस की 6th क्लास की बुक को फिनिश करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पंचायती राज, चैप्टर नंबर 5 है। इसकी हम देखेंगे यहाँ पे पृष्ठभूमि, उद्देश्य, स्तर, लाभ और कार्य। तो पंचायत के स्तर कितने होते हैं? तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं, याद होना चाहिए। जिला परिषद, पंचायत, ग्राम पंचायत। तो सबसे ऊपर जिला परिषद है, फिर पंचायत समिति है, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा क्या होती है? अब आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो यहाँ से कुछ समझने के बेस, यहाँ से जो चैप्टर अब आगे वाले आने वाले हैं, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा समझने वाला यही चैप्टर है, जो आपका ग्राम पंचायत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम सभा, लोगों का समूह जिनकी उम्र कितनी? 18 वर्ष या उससे अधिक। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। सूची में पंजीकृत होते हैं।
पंचायतों से संबंधित विकास कार्य के लिए इनकी नियमित बैठक होती है। तो किसके लिए? विकास कार्य, यानी कि जो भी नाली का वहाँ पे जो भी काम हो गया, जो भी वहाँ एक क्षेत्र से संबंधित विकास का कार्य हो गया, उसके लिए ये नियमित बैठक करते रहते हैं। पंचायत का चुनाव कराना इनका दायित्व है, और पंचायत का चुनाव कराना भी इनका दायित्व है। किसका? ग्राम सभा का। ग्राम सभा गांव की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी है? सबसे छोटी इकाई है। बीपीएल परिवारों के योजनाओं के संबंध में स्वीकृति प्रदान करता है। तो क्लियर है, ग्राम सभा में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? 18 वर्ष के या उससे अधिक। पंचायतों से संबंधित विकास का कार्य करते हैं ये, और क्या करते हैं? ये विकास का कार्य करते हैं। जो भी विकास के कार्य हैं वो किए जाएंगे, और पंचायत का चुनाव कराते हैं ये, और क्या है? गांव की सबसे छोटी इकाई है, और ये बीपीएल कार्ड भी जारी कराते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे पंचायत क्या होता है। पंचायत मुखिया का चयन और वार्ड सदस्य का चयन ग्राम सभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो मुखिया का चयन और वार्ड सदस्य का चयन किसके द्वारा होगा? ग्राम सभा के द्वारा होगा, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम सभा, मुखिया और वार्ड दोनों के दोनों इसी के द्वारा ही डायरेक्ट चुने गए हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे पंचायत। पंचायत के गठन के लिए 5000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अगर किसी भी गांव में पंचायत का गठन करना है तो 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो वहाँ पंचायत का गठन नहीं होगा। इसका जो कार्यकाल है वही आपका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे है पंचायत के कार्य। तो आपका जो बुक बॉक्स है वो भी यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, मतलब एनसीईआरटी से आपका ये कोई सा भी पॉइंट नहीं छूटेगा। सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। तो ये कार्य किसके हैं? पंचायत के हैं। तो जो सड़कें होती हैं, सड़कों जो वहाँ पे जो टोल टैक्स मिल जाता है, जो नालियाँ वगैरह होती हैं, स्कूल वगैरह से जो मिल जाता है, भवन, पानी के स्रोत वगैरह, जो भी भवन निर्माण है, इनका जो रख रखाव है, इसलिए इनके ऊपर जो कर लगाया है उस कर को इकट्ठा करना और लोगों को नौकरी देना, ये पंचायत का काम होता है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को अपने स्तर पे लागू करना, यानी कि सरकार जो भी योजना चलाती है उनको अपने स्तर पे लागू करना होता है। जैसे आप इसे लिख सकते हो, जैसे इंदिरा आवास, मनरेगा, पेंशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पुल या स्कूल, भवन, पानी के स्रोत आदि। ओके, ये अपने स्तर पे जो चलाई गई योजना है। तो ये भी अपने आज गांव में देखोगे मोस्टली हर सबको पेंशन मिलती है। वहाँ पे जो भी निर्माण का कार्य सब हो रहा है। इंदिरा आवास के अंतर्गत लोगों को मकान, आवास भी प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, यानी कि जो कर से मिलने वाली राशि है वो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। आगे है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। ओके, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो भी है सरकारी विभाग, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो जो भी योजना चलाते हैं, उस योजनाओं को राशि जो है जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। तो ग्राम पंचायत के लिए जाहिर सी बात है, कोई भी योजना चला दी है, मनरेगा चला दी, कोई भी योजना चलाई गई है, तो ये क्या करेगी सरकार, जो इसके ऊंचे लेवल पे है, वो इनके पास इनकी योजनाओं का पैसा भेज देंगी। उसके बाद ये अपने गांव के स्तर पे लोगों को जैसे भी है उसको प्रोवाइड कराएंगे। आगे है योजनाओं के संदर्भ में पंचायतों को संविधान में 29 विषय दिए जाने का प्रावधान है। 29 विषय जैसे आपके बुक बॉक्स का ही है। एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जाने वाली गाड़ी पर टोल टैक्स लेने का अधिकार पंचायत का है। क्लियर है? ये 29 विषय अभी तक नहीं दिए गए हैं, मतलब दे रखा है इसके बारे में संविधान में, लेकिन इनको दिए नहीं गए हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप में पंचायती संस्था लागू नहीं है या कार्यरत नहीं है।
ओके, तो यहाँ पे पंचायती संस्था भी नहीं है और कार्यरत भी नहीं है। निर्मल ग्राम पुरस्कार किसको दिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, तो अच्छा कार्य करने के संदर्भ में पंचायत को दिया जाता है। आगे है आरक्षण, तो इसमें है 1/3 पंचायत में आरक्षण मिला हुआ है महिलाओं को। SC ST बिहार यूपी केरल में सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण मिला, तो बिहार यूपी केरल में सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आगे हैं SC ST, इनकी जनसंख्या के आधार पर राज्य द्वारा इन्हें आरक्षण दिया गया, तो इनकी जो जनसंख्या थी उनके आधार पे इनको आरक्षण दे दिया गया था कि जो भी इनकी पॉपुलेशन है इसके अकॉर्डिंग। ग्राम सचिव क्या होता है, वार्ड सचिव क्या होता है, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। प्रशासनिक पद होता है यह है पंचायत का लेखा जोखा लेखांकन करता है, तो ग्राम सचिव यानी कि जो लेखा जोखा देखता है। वार्ड सचिव पंचायत के कार्यों योजनाओं के संबंधित लेखा के आंकड़ों का, तो जो भी कार्य हुए हैं वहाँ योजना हुई है उनके जो भी लिखा गया लेखांकन है तो उसके जो बेसिकली डेटा है उसका कार्य करता है। ग्राम सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा, इसकी नियुक्ति तो सरकार के द्वारा की जाती है। इसके बाद है महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में काम करने में निर्मल पुरस्कार मिला था, तो बुक बॉक्स का है, आप उसमें अगर देखोगे डायग्राम भी है। पंचायत राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है, तो लोकतांत्रिक सरकार की कैसी पहली सीढ़ी है ये, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होगी, ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। क्लियर है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत परिषद होती है। अब इसमें आपको यही क्लियर है कि पंचायती राज व्यवस्था लोगों की भागीदारी और 2 और स्तर पे होती है, और जो ग्राम पंचायत के बाद जो सेकंड आपका स्तर है यहाँ पे ग्राम पंचायत है, उसके नीचे आपका विकास खंड आ जाएगा जो जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद है प्रधानमंत्री भारत में पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप से 1992 में 73वें संविधान संशोधन में के द्वारा हर राज्य में पंचायत का गठन करने के लिए अनिवार्य कह दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1992 में यानी कि 1992 में, क्लियर है, 1992 में 73वें संविधान संशोधन यानी कि 73, ओके। 73 जो संविधान संशोधन है उसके थ्रू जो है आपकी पंचायत का गठन हुआ था, और जो आपका 74वां संविधान संशोधन था 1993 में, इसको आपको लागू किया गया था, मतलब 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नंबर 1 सबसे साफ राज्य चंडीगढ़ है, ठीक है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति है चंडीगढ़ में। नियोजित व्यवस्था उच्चतम है चंडीगढ़ में, तो देख सकते हैं आप चंडीगढ़ बाकी सबसे आगे हैं। तो अभी तक हमने इसके 5 चैप्टर कर लिए हैं, तो काफ़ी एक हेडिक की तरह थोड़ा लग रहा है लगातार एकदम से कंटिन्यू पढ़ाना। तो आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, आपके जो चैप्टर हैं सारे के सारे हम इसे फिनिश करेंगे। गांव का प्रशासन चैप्टर 6 है। वाटरशेड क्या है, ग्राम का संचयन से। तो आई थिंक अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। थोड़ा हम इसमें समझने पे कम जोर दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझनी है तो एक एक वीडियो जो मैं पार्ट में डाल रखी है वहाँ पे देख सकते हो। ये बेसिकली वो है कि आपका अगर बेस क्लियर है, मेनली ये है कि बेस क्लियर मोस्टली सबका होता ही है, तो आपको वैसे ही इसमें कुछ समझने वाली इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बेसिकली है पॉलिटिकल साइंस जो आपकी ये है, इसे आपको रटना ही पड़ेगा। अगर जैसे ज्योग्राफी होती तो मैं इसमें आपको समझाती, तो इसमें हम फटाफट में इसलिए रीड आउट करवा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम ये पूरी वीडियो फिनिश हो जाए, आपका टाइम बचे, ताकि रिवीजन वगैरह के टाइम पे अगर आपको एकदम से फटाफट जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करनी है, लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करनी है, 15 डेज़ में फिर प्रिपरेशन करनी है, तो आप इसे फिनिश कर सको। वाटरशेड क्या है, जल के संचयन से संबंधित है। 6.41 लाख गांव हैं भारत में। FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR क्या है, FIR मतलब कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। थाना
प्रत्येक थाने का एक निश्चित कार्यक्षेत्र होता है। ओके, मतलब उसका एरिया डिसाइड होता है। एफआईआर दर्ज होती है, घटनाओं की जांच पड़ताल होती है एवं कार्यवाही होती है। इसके बाद आपका है तहसीलदार। तहसीलदार क्या होता है? निरीक्षण करता है, जमीन से संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं। यानी कि गांव में जब भी कोई जमीन से संबंधित विवाद हो जाता है कि हमारी ज़मीन है, इतनी ज़मीन किसी ने हड़प ली है, या जो भी इसमें जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी उस पर उसका ये निपटारा करता है और जाति प्रमाण पत्र इत्यादि बनाता है। उसके बाद बात करते हैं हम पटवारी की। पटवारी जिसमें है जो ग्रामीण अधिकारी होता है, यानी कि लेखपाल, जो आपने सुना होगा, लेखपाल की भर्ती भी निकलती है, वैकेंसीज आती रहती हैं, तो पर्टिकुलर वही होता है पटवारी, जिसको अलग अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे निकनेम इसके हैं लेखपाल, कानून गो, ग्रामीण अधिकारी, ये इसके निकनेम है। ओके, क्लियर होगा? लेखपाल, कानून गो, ग्रामीण अधिकारी। इसके बाद इसका कार्य क्या होता है हम देखेंगे। पटवारी का कार्य क्या होता है? तो ज़मीन को मापना इसका कार्य होता है। ये क्या करता है? ज़मीन को मापता है। उसके बाद है जरीब। जरीब क्या होती है हम देखेंगे। जरीब क्या है, जो पर्टिकुलर नाम दिया है क्या है, किसी के एग्जाम में अगर पूछ लिया गया जरीब का क्या अर्थ है, जरीब से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये जो एनसीईआरटी की बुक में लाइन दी हुई है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। पटवारी के द्वारा की गई ज़मीन की माप की इकाई है, यानी कि ये ज़मीन को मापने की एक इकाई है। और ये कैसी होती है? लोही, जैसे आप लोहे की आपने लंबी जंजीर देखी है, उसी प्रकार की होती है। नेक्स्ट के बाद आपका है पटवारी। ये भी वही है, लेकिन अब इसमें देखेंगे कार्य क्या करता है। तो भूमि के कर को भी इकट्ठा करता है, फसल उत्पादन का भी ये रिकॉर्ड रखता है। यानी कि जो भूमि पे लगने वाला कर है, वहाँ पे टैक्स जो होता है उसको इकट्ठा करेगा, और फसल उत्पादन का ये रिकॉर्ड भी रखता है। और उसके बाद है ज़मीन का रिकॉर्ड रखने के कारण क्या है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें देखने हैं। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है ताकि फ्यूचर में एक दूसरे से खरीद या बिक्री के लिए, अगर किसी को ज़मीन खरीदनी है उसके लिए रिकॉर्ड होना चाहिए, बेचनी है उसके लिए रिकॉर्ड रखते हैं। सेकंड पॉइंट है फसलों को एक दूसरे के बेचने के लिए, कुआं खोदने के लिए, बैंक से ऋण लेने के लिए, और फसलों से खाद खरीदने के लिए, और बच्चों में वितरण के लिए। ओके, इतना तो आपको क्लियर होगा, कोई समझने वाली चीज़ है नहीं इसमें। 2005 अधिनियम के बारे में दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। 2005 में हिंदू अधिनियम आया था। इसके तहत बेटा, बेटी और माँ भी ज़मीन के अधिकार होंगे। यानी कि ये तीनों ज़मीन के अधिकार हैं। जैसे बेटे को दिया जाता था, कोई ज़रूरी नहीं है बेटे को दिया जाएगा, बेटा, बेटी और माँ तीनों को मिलेगा। खसरा क्या है? जब ज़मीन खरीदते हैं और बेचते हैं, जो कागज़ पर स्टैम्प पेपर लगा होता है, उस कागज़ को क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। यानी कि वो जो ज़मीन को खरीदने और बेचने का एक कागज़ होता है जिस पे मोहर लगी होगी, उस पर क्या होती है? मोहर लगी रहती है, उसे क्या बोला जाता है? खसरा बोला जाता है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में जो बुक बॉक्स होता है उसकी हम बात करेंगे। इसमें जिला के उपखंडों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका आदि। इसके बाद है जिलाधिकारी। ये तहसीलदार होता है, जिलाधिकारी सबसे ऊपर होता है, तहसीलदार सबसे नीचे होता है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 आपका। चैप्टर नंबर अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में दिया है नगर प्रशासन। तो इसमें हम नगर प्रशासन, नगर में जो भी प्रशासन है, जिस तरीके से कार्य होते हैं, जो भी एक्टिविटी है, क्या प्रोसेस है और कौन कौन से इसमें लेवल है, तो वो सारे के सारे हम इसमें देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं नगर प्रशासन में जो हम बात करने वाले हैं। नगरों के विकास के लिए, नगर में विकास के लिए जो भी कार्य होते हैं, पार्षदों की कुल संख्या से मिलकर बनता है नगर प्रशासन। यानी कि जो पार्षद हैं उनकी टोटल नंबर से मिलके बनाया जाता है नगर प्रशासन। जनता के द्वारा पार्षदों का चुनाव होता है, यानी कि इसमें जनता की पार्षदों के चुनाव के लिए जनता की भागीदारी होती है। इनमें से ही एक मेयर बनता है, यानी कि पार्षदों का चुनाव होता है, पार्षद से ही एक मेयर बनते, इसमें से एक मेयर बनता है। मेयर को चुनने का अधिकार किसका होता है? पार्षदों का होता है। ऐसे ही जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद लेकिन उसमें से इतने लोगों में से जो एक पार्टी जीत के आई है, उसमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो वही लोग चुनते हैं जो लोकसभा के चुनाव में जीत के वहाँ गए हैं। उनमें से ही एक अपना नेता वो लोग चुनते हैं। तो इसी प्रकार से सेम कंडीशन इनकी होती है कि पहले जनता द्वारा पार्षद का चुनाव होता है, पार्षद ही अपने में से एक को चुनते हैं जो कि मेयर बनते हैं। इसके बाद है बिजली, पानी, कूड़ा, कचरा, स्कूल, पार्क, सड़क इत्यादि सब काम नगर निगम द्वारा होता है। यानी कि शहरों में जो रहते हैं उन्हें पता होगा बिजली, पानी, जो भी कूड़ा, सारी की सारी जो व्यवस्थाएं, स्कूल हैं, पार्क हैं, सब किसके द्वारा होता है? यह काम नगर निगम के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे नगर निगम के आय के स्रोत क्या हैं, इनको आय कहाँ से प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं। आय के स्रोत संविधान द्वारा शहरी निकायों को 18 विषय दिए गए हैं।
तो इसमें संविधान के द्वारा जो नगरीय निकाय हैं, शहरी नगरीय निकाय हैं, उनके टोटल 18 विषय दिए गए हैं। जैसे ग्राम पंचायत में दिया था, उनको कुछ विषय दिए गए थे, ऐसे ही इसमें विषय दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विषय हैं जिसके द्वारा इन्हें आय प्राप्त होती है। पहला है संपत्ति कर, दूसरा शिक्षा कर, तीसरा है मनोरंजन कर। तो इसमें से 25 से 30% सरकार को जाता है, और संपत्ति कर और पानी एवं अन्य सुविधाओं पे जो ये कर लगाते हैं, दुकान या होटल पे जो कर लगाया जाता है, सिनेमा टिकट पे जो कर इसमें लगाया जाता है, तो ये सारा का सारा, और टोल टैक्स, ये किसको मिलते हैं? ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिससे इनकी आय होती है, यानी कि जो नगर निगम है, इनकी नगर प्रशासन, इनकी इन सभी एक्टिविटी से जो मिलने वाला कर होता है उससे इनकी आय होती है। आपको क्लियर होगा संपत्ति कर, ये सारे के सारे कर आई थिंक आपको क्लियर ही होंगे। आगे हम देखते हैं, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। ये आपका यहाँ पे एक लिखा हुआ है। सारे वार्ड के पार्षद मिल जाते हैं और वो लोग क्या बनाते हैं? एक बजट बनाते हैं। उसी बजट के अकॉर्डिंग जो अनुसार पैसा खर्च किया जाता है, जैसे कि केंद्र सरकार में सेम जो कंडीशन है वही यहाँ देखने को मिल रही है, सेम वही चीज़, वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जो इनके कर का है, खर्च करने का इनका बजट, लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, उनके अकॉर्डिंग इनका बजट काफ़ी छोटा होगा। इसमें एक आपका बुक बॉक्स में दिया हुआ था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1954 में प्लेग फैला था। प्लेग की बीमारी जो फैलती है, किससे फैलती है? चूहों से फैलती है, और ये संक्रमण बीमारी है। इसकी वजह से 3 लाख लोगों को जो सूरत में रह रहे थे, इन्हें अपना शहर, घर सब छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। नगर पालिका को सही काम करने की वजह से आज सूरत, अब देखो कहीं ना कहीं ये क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आई थी, लेकिन उसके बाद अब नगर पालिका ने इतना सही से वहाँ पे काम किया है। जो नगर प्रशासन हम पढ़ रहे हैं उसी का एक एग्जाम्पल है ये, कि वहाँ पे इतना अच्छा काम किया है। ये आपका सूरत लिखा हुआ है कि सूरत चंडीगढ़ के बाद आज दूसरे स्थान पे आता है, और जो भारत के राज्यों में से, साफ राज्यों में से है। तो देख सकते हैं कि कहाँ किस तरीके से एक 1954 में एक ऐसी कंडीशन आती है, काफ़ी लोग वहाँ से शहर छोड़ के भी चले गए, लेकिन उसके बाद इन नगर पालिका ने इतने अच्छे से कार्य किया है कि इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है। तो नगर प्रशासन में आपका बस इतना ही था। तो 7 चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। अब इसमें जो दी है, कुछ गांव की स्टोरीज दी हैं, कुछ लोगों की स्टोरीज दी हैं जो हमें पढ़नी है, पढ़ के समझनी है। ये स्टोरी ही आपको वहाँ यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपका एक ये चैप्टर, इसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है। फिर इसकी आपकी 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की NCERT की बुक के नोट्स हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, 58% जनसंख्या भूमि पर निर्भर करती है। थोड़ा एक डेटा है जो हम इसे देख लेते हैं। 16% जनसंख्या 75 से 85% ज़मीन पर है, और 84% 25% ज़मीन पे निवास करती है। तो देखा जाएगा तो ये वाला डेटा ये वहीं का है जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसमें जो हम देखने वाले हैं, तमिलनाडु का कलपट्टू गांव है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे इसमें हम पढ़ेंगे रामलिंगन के बारे में पढ़ेंगे और तुलसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रामलिंगन जो है, इसके पास अब हम देखेंगे कि इनकी क्या क्या कंडीशन है। ये एक अमीर यानी कि धनी व्यक्ति है जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, इसके पास दुकान है और एक राइस मिल है। और जो कलपट्टू गांव है, जो यहाँ पे मेन काम क्या होता है, ये उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ टोकरी बनाई जाती है, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी आदि बनाए जाते हैं। 4 यहाँ पे चाय की दुकान है। कहाँ पे? कलपट्टू गांव में 4 चाय की दुकान है। यहाँ पे मॉर्निंग में इडली डोसा मिलता है, और इडली डोसा उपमा, और शाम को बड़ा मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर होगा कि एक 4 चाय की दुकानें हैं यहाँ पे, ये चीज़ें सबको अवेलेबल कराई जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं तुलसी के बारे में। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन है। 6 यानी कि 6 महीने बेरोजगार रहती है ये। 40 रुपये पर डे के ये कमाती है फ्रॉम डेली फील्ड वर्क, यानी कि जो भी वहाँ से एक्टिविटी जो भी करती है खेतों में काम करके, 40 रुपये इसे पर डे के तुलसी को मिलते हैं। रामलिंगन के यहाँ काम करती है। पति का नाम है रमन, वो भी मजदूर हैं। गांव से 1 किलोमीटर दूर बोरवेल से पानी लाती है। तो देख सकते हो इन दोनों का यही इसमें
कनेक्शन है। इसमें हम 2 लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक को देख रहे हो आप कितने अमीर हैं, ये दूसरे देख रहे हो यहाँ की ये कितनी गरीब हैं। जो इनके यहाँ पे रामलिंगन के यहाँ पे काम करती है, और तुलसी के जो हस्बैंड हैं उनका नाम है रमन, ये एक मज़दूर हैं। और ये काम करने के बाद दिन में थक हार जाने के बाद गाँव से जाती है दूर, 1 किलोमीटर दूर जाती हैं बोरवेल से पानी लाने के लिए। तो आइए अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं, तो आपको क्लियर होगा। इसमें जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये कुछ स्टोरी पढ़ेंगे, रामलिंगन, तुलसी, इन सबको मिला के हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलपट्टू जो गांव है उसके बारे में। यहाँ पे 2 दुकानें बीज और खाद की हैं। ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एक आपको माइंड में ये होना चाहिए। 4 दुकानें यहाँ पे चाय की हैं, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सुबह यहाँ पे मिलेगा इडली, डोसा, उपमा, और शाम को बड़ा और मसूर पाक और बोड़ा, ये वहाँ की कोई डिश होगी, मुझे भी इतनी क्लियर नहीं है। मसूर पाक मतलब यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। और यह गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी कि मान लो साइड साइड में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बीच में ये गांव यहाँ पे है। इसके बाद है जो बुक में दिया हुआ था, बुक बॉक्स में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे देश में करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। खेतीहर मजदूर यानी कि जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन खेती के लिए नहीं है, वह दूसरों की ज़मीन पे मजदूर के जैसे कार्य करते हैं। उन्हें पर डे का, पर दिन के हिसाब से इनके जो है, जैसे तुलसी को पैसा मिलता है 40 रुपये, ऐसे ही इनको पैसा मिलता है। जब तक खेतों में काम होता है तब तक इनके पास रोजगार होता है। जब खेतों में काम नहीं होता है उस टाइम पे ये लोग बेरोजगार होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश। आपको तमिलनाडु का पूरा क्लियर हो गया होगा। रामलिंगन की बात करी है हमने, तुलसी की बात करी है। तुलसी रामलिंगन के यहाँ पे काम करती है, कार्य करने के लिए वहाँ पे जाती है। और रामलिंगन एक अच्छा खासा धनी व्यक्ति है जिसके पास 20 एकड़ भूमि है और राइस मिल है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में एमपी के कुछ गाँवों में आजीविका का मुख्य साधन है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का ऐसा गांव जहां पे आजीविका यानी कि अपने जीवन यापन के लिए कुछ यहाँ पे जो मुख्य साधन है, जैसे महुआ बिनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना और इन्हें व्यापारी को बेचने जैसे काम ये लोग करते हैं। क्योंकि महुआ बिनना, एक टाइम पे महुआ का पेड़ होता है जिससे वहाँ से उसके छोटे छोटे फल नीचे गिरते हैं, वो बाद में बेचे जाते हैं। और ऐसे ही तेंदू के पत्ते, ये सारे के सारे इकट्ठा करके ये लोग बेचते हैं, जिनकी इनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक नागालैंड के बारे में दिया हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नागालैंड का एक गांव है चिजामी, ओके, इसका गांव है चिजामी। जिला यहाँ पे, इसका जो जिला है फेक, जिला का नाम है फेक। गांव में रहने वाले जो यहाँ के समुदाय हैं, चके संघ के समुदाय हैं, ये लोग क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। किसकी? चावल की। यहाँ के सभी लोग लोगों के पास अपने अपने खेत हैं। ये यहाँ पे है कि सबके पास अपने अपने खेत हैं। 6 से 8 लोग मिलकर पहाड़ का एक हिस्से को साफ करके यहाँ खेती करते हैं। किस किस खेती की जाती है? यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। तो चावल की खेती कहाँ की जाती है? तो चिजामी गांव में की जाती है। और कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं? कौन सी? तो सीढ़ी नुमा खेती का यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा था, नागालैंड के चके संघ समुदाय किस फसल की खेती करते हैं? तो चावल की फसल की खेती करते हैं। और नागालैंड में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? तो चके संघ नाम के समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से। अब उसके बाद हम देखेंगे अरुणा और पारीवेलन। ये पढ़ी, उसमें कुछ स्टोरीज दी गई हैं, अगर आप उसे रीड कर लोगे बुक को तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसमें क्या है, उस स्टोरी से ज़्यादा नहीं आता, जितना इसमें मैंने पॉइंट लिखवाए यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्टोरी है। वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो अकॉर्डिंग टू सीटेट के एग्ज़ाम काफ़ी पहले के इतने सालों के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद तब जाके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं लाइन से पूछे जाते हैं। अगर आप एक बार बस बुक उठा के एक बार जस्ट रीड आउट कर लो तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो जब आप पेपर देने जाओ उससे कुछ टाइम पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है। ये लगा लो कि आपको एक्टिविटी ये वाली जो बुक रीडिंग की करनी है वो करनी है आपका पेपर आने से 1 हफ्ता पहले तक ये ख़त्म हो जानी चाहिए। तो अब देखो आप कब इसे स्टार्ट करोगे। 6th 7th 8th की बुक इतनी अच्छी है कि आप एक दिन में चाहो तो 6th 7th 6 की जो तीनों की तीनों बुक हैं एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। 8th की बुक में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो सबसे पहले ट्राई करोगे 6 की ख़त्म कर दो तो आपके पास रहेगा, बस आपको 7th और 8th की कंप्लीट करनी है। तो हम देखते हैं अरुणा और पारीवेलन। ये लोग क्या करते हैं, ये मछली पकड़ते हैं जून से सितंबर
ये लोग इस टाइम पे ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट होती, यानी कि इनके पास रोज़गार का साधन नहीं होता है कि जून से सितंबर पे इस टाइम पे मानसून का टाइम होता है, बारिश होती है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो इस टाइम इनकी फ़िशिंग नहीं हो पाती है, तो इस टाइम ये लोग बेरोज़गार रहते हैं। तो ये देखो, मतलब कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि इन्हें पूरे 12 महीने रोज़गार मिले, कुछ ना कुछ ऐसा टाइम पीरियड ज़रूर आता है कि 3 से 4 महीने इन्हें बेरोज़गार रहना पड़ता है, चाहे ये लोग खेती करें या मछली पकड़ें। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटामैरिना क्या है? कैटामैरिना क्या है? ये छोटी नाव है, छोटी नाव को कैटामैरिना बोला जाता है। मानसून कब आता है? जून से सितंबर में मानसून आता है। मछली उत्पादन संभव नहीं होता इस टाइम पे, क्योंकि यह मछलियों का प्रजनन काल होता है। इस टाइम पे मछलियाँ क्या करती हैं? प्रजनन काल का टाइम इनका होता है। अब ये डायग्राम आपका पेपर में देके पूछा गया है, ये वाला डायग्राम क्वेश्चन पेपर में आया है। तो इसमें यही पूछा गया था, इसमें कब से लेके कब तक के कौन से महीने हैं जिसमें खेती करना पॉसिबल नहीं है। मैंने सीटेट का एक पेपर अपलोड कर रखा है, आप जाके वो देख सकते हो। आई थिंक वो 2016 या 15 वाला पेपर है, 2015 या 16 वाला पेपर है, आपको जस्ट मिल जाएगा जैसे आप जाते जाओगे। यानी कि मैंने एक ही पेपर सॉल्व करा, आई थिंक 2015 का ही एक ही पेपर सॉल्व कराया अभी मैंने, सोशल साइंस का। वहाँ पे क्वेश्चन कराया गया है, तो आप जाके ज़रूर देखोगे। तो क्योंकि ये सारे के सारे वही नोट्स हैं जो उसमें पूछे ही जाते हैं, तो इस क्वेश्चन से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। पॉसिबल है कि दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैंने उसे अच्छे से डिटेल से वहाँ पे आपको इसे समझा रखा है। तो ये देखो, जनवरी से लेके आपका दिसंबर तक पूरा एक सेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ रोपाई होती है, निराई होती है, फिर कटाई होती है। तो आपका चैप्टर नंबर 8 होता है कंप्लीट, और आपकी 6 क्लास की बुक का लास्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। और आपकी एक वीडियो में टोटल सारे के सारे चैप्टर आपको कराए जा चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको 7th 8th की बाकी भी जो वीडियोस वगैरह है मैं इसी तरीके से एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को ना हो। तो ज़रूर कॉमेंट करके बताएंगे कि आपको ये मैथड कैसा लगा है। तो आगे हम इसी तरीके से सारी की सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे एक ही वीडियो में, मास्टर वीडियो में। हो सके सीटेट का एग्ज़ाम जब आने वाला बहुत नज़दीक होगा, तो यही ट्राई करेंगे एक ही मास्टर वीडियो पूरे के पूरे एनसीईआरटी बुक की बना दी जाए, 6 to 8th की, फिर इससे ज़्यादा और की पॉइंट के साथ। तो आइए हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, शहरी क्षेत्र में आजीविका। अभी तक हमने गाँव की देखी थी। गाँव की आपको पता है, या तो वो लोग खेती करते हैं और या वो मछली पकड़ते हैं, ये इनके 2-3 काम होते हैं। अब शहरों में काफ़ी होते हैं। शहरों में 2 तरीके की आजीविका होती है, एक अस्थायी होती है, एक स्थायी होती है। और शहरी जो कच्ची दुकानें होती हैं और फुटपाथ पे जो लगा के रखते हैं, इनको लाभ और हानि, इनको हानि वही होती है, 50 रुपये टैक्स लेस करके यहाँ पे देना पड़ता है इन्हें। यहाँ पे इनको लाभ क्या है? कच्ची दुकानों से लाभ क्या है? सस्ती वस्तुएँ यहाँ पर मिल जाती हैं, और जिससे क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनकी इससे हेल्प हो जाती है। जैसे कोई भी चीज़ें 10 रुपये की यहाँ पे मिल गई है, तो और इसमें जो टैक्स वगैरह होता है, टैक्स वगैरह से भी बच जाते हैं। इसके बाद है स्थायी दुकानें, वो होती हैं जो पक्की दुकानें हैं, एमसीडी से लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। और बाकी होती हैं सरकारी नौकरी, स्थायी होती है, छुट्टी मिलती है, पेंशन मिलती है। क्लियर है? तो 2 चीज़ों की बात हम कर रहे हैं। कच्ची दुकानें आपने देखा होगा, फुटपाथ पे जो लगा दी जाती है, वहाँ पे क्या हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है। और पक्की दुकानें वही होती हैं जो एमसीडी से जिनको लाइसेंस प्राप्त होता है। अगर हम नौकरी की बात करेंगे तो सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी होती है। तो सरकारी नौकरी में क्या होता है, स्थायी होगी, परमानेंट होगी, और इसमें छुट्टी मिलती है और पेंशन भी बाद में मिलती है, जो कि अभी पेंशन बंद कर दी गई है, अभी तो पेंशन नहीं मिलेगी इसमें। इसके बाद है निर्मला। अब देखेंगे प्राइवेट जॉब का देखेंगे। गवर्नमेंट जॉब का सबको पता है कि सबको टीचिंग लाइन में अगर जाना है तो गवर्नमेंट जॉब ज़रूर चाहेंगे। बाकी हम प्राइवेट जॉब का देखते हैं इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल दिया है। निर्मला नाम की लड़की है जो जरी का काम करे, जरी का काम करती है। जरी यानी कि जैसे आप डिज़ाइनर लहंगे देखते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से मतलब डिज़ाइन वगैरह होते हैं, मोतियाँ वगैरह लगे होते हैं, आई थिंक आपको पता ही होगा। तो ये वहाँ पे काम कर, जून के समय इन्हें काम नहीं मिल पाता है। नतीजा क्या है? बेरोजगारी। तो शहर में भी ये कंडीशन है कि इनको यहाँ पे काम नहीं मिल पाता है जून के टाइम पे। तो जो कंडीशन गांव में थी वो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे है कि 1 महीने की है। अब ये जो पैसे कमाती है हम उसको देखेंगे। 80 रुपये पर डे कमाती है ये एक्स्ट्रा काम करके। यहाँ इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड के लिए कपड़े सिले जाते हैं।
इसे क्या 80 रुपये जो पर डे कमाती है, अगर एक्स्ट्रा काम करेगी तो इसे 40 रुपये फालतू मिलेंगे। और यहाँ पे जो इंग्लैंड में जाने के लिए कपड़े होते हैं, जर्मनी नीदरलैंड के लिए यहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं। तो एक आपको क्लियर होगा जरी का काम भी होता है। दूसरा जो कार्य है शहरों का कॉल सेंटर का है। कॉल सेंटर से तात्पर्य केंद्रीकृत दफ्तर होते हैं यहाँ पे, जहाँ उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के साथ साथ विभिन्न विषय पर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। आपको पता होगा जो कॉल सेंटर की जॉब होती है शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, इसके बारे में आपको नॉलेज होगी। एक इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट ये है बच्चू माझी, ये क्या है, बिहार से है। इसका काम है रिक्शा चलाना, रिक्शा चलाने वाला है ये। एक दिन में ये 80 से 100 रुपये डेली कमा लेता है। इतना आपको क्लियर होगा। इसमें एक ही एग्जांपल है, बच्चू माझी कहाँ से आया है, बिहार से आया है, काम क्या है इसका, रिक्शा चलाता है, 80 से 100 रुपये डेली ये कमा लेता है। अहमदाबाद सर्वेक्षण में पाया गया कि 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। और अहमदाबाद में सर्वेक्षण जो करके पाया गया कि 12% लोग कहाँ काम कर, सड़कों पे काम करते हैं। और इसके बाद जो है बड़ी दुकान है, बड़ी दुकान की बात करेंगे। यहाँ पे हरप्रीत की और वंदना है, ये शोरूम में काम करती हैं। क्लियर है। तो इसमें आपके इस चैप्टर में इतना ही था। और इसमें से अगर इस बुक से वैसे अभी तक कुछ नहीं छूटा है, अगर बाई चांस कुछ भी ऐसा लेफ्ट हुआ होगा, रह गया होगा, तो कोई मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। जैसे 7th क्लास की जब मैं पॉलिटिकल साइंस कराऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपकी पूरी की पूरी आपकी जो ये है 6th क्लास की हमने एक वीडियो में फिनिश की है। और आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि मैं आगे की वीडियोस वगैरह 7th क्लास की है, जो 8th क्लास की है वो भी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूं, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए। तो हमने काफ़ी सारे इसमें किए हैं, सारे के सारे इसमें की पॉइंट्स ही हैं। और आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर आपकी जो क्लास 7th की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, वो पूरी कंप्लीट करेंगे हम, पूरी कंप्लीट अपलोड कर देंगे एक ही वीडियो में। पूरी पॉलिटिकल साइंस हम कंप्लीट कर लेंगे। और किसी को इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को डिटेल में एक चैप्टर पढ़ने हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हो। सारी की सारी 6 to 8 की मैंने उसमें कंप्लीट वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रखी हैं जो NCERT की हैं। बस हाँ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि इतनी सही से वीडियोस बन सके। बट आपको इसलिए मैं एक ही वीडियो में सारी की सारी पूरी कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर किसी को PDF फॉर्म में या वैसे मेरे नोट्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप